जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी अर्थात पेट की क्लास होती है और आज की ये आपकी 7वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 6 क्लास और साथ ही 2023 और 2022 के जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्वेश्चन पेपरों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। पहला करा है संविधान संशोधन अधिनियम 2016, दूसरा है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, तीसरा है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 और लास्ट कह रहा है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, भारत में जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से शुरू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 से जो है इसको शुरू किया गया था और इसका प्रावधान 101वां संविधान संशोधन 2016 में दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार इसको लागू किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो बताइए महानदी द्रोणी का विस्तार इन चारों में से कौन से राज्य में नहीं है। कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में महानदी द्रोणी का विस्तार नहीं है। और बता दें, यह महानदी द्रोणी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला के सिहावा पहाड़ी से होता है। कहाँ से भैया? सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता है तो एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में वे पदार्थ जिनके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। तो बताइए इन चारों में से किस में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगते हैं। पहला कह रहा है खाद्य पदार्थ में, दूसरा कह रहा है पेट्रोलियम पदार्थ में, तीसरा कह रहा है सभी कृषि पदार्थ में और लास्ट कह रहा है तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों में जीएसटी और केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगते हैं। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों के दोनों जो है तंबाकू तथा तंबाकू के से बने पदार्थों में लगते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14, 6, 16 या 7। तो बता दें 1980 के समय में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ठीक है, कब भैया? पहली बार 1969 में किया गया था और इस 1969 के राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरी बार
1980 में किया गया था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी या ट्रांस हिमालय श्रेणी? तो राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इसको जो है बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को क्या कहा जाता है भैया? बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, वैषण पैटर्न के संदर्भ में गर्म समशीतोष्ण जलवायु में CF का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, CF का इसमें जो है क्या अर्थ है? पहला कह रहा है हिमवर्षण, दूसरा कह रहा है साल भर वर्षण, तीसरा कह रहा है मौसमी वर्षण और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो CF का अर्थ है साल भर वर्षण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है विशेष मुद्रा, दूसरा है निकट मुद्रा, तीसरा है कमोडिटी मुद्रा अर्थात मनी और लास्ट कह रहा है कागजी मुद्रा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, भारत में जो है करेंसी नोट छापने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है राज्य काल बैसाखी तूफान से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु? तो राइट आंसर बनेगा आपका पश्चिम बंगाल जो है काल बैसाखी तूफान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, भारत के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो राइट आंसर बन जाएगा, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 157 में दिया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान इसके गठन के बारे में अनुच्छेद 157 में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? पहला कह रहा है जामा मस्जिद, दूसरा कह रहा है हवा महल, तीसरा कह रहा है बेगम का मकबरा और लास्ट कह रहा है बीबी का मकबरा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बीबी का मकबरा। यही जो है औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम से संबंधित है। ठीक है, बीबी का मकबरा ऑप्शन नंबर डी। और बता दें, यह बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर भैया? औरंगाबाद में महाराष्ट्र के स्थित है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? तो बताइए, किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया का जो है शासन समाप्त कर दिया गया था? 1860, 1858, 1856 या 1857? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। ठीक है, और इसके बाद जो है क्राउन के हाथों में सारी सत्ता को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा?
तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। पहला कह रहा है 51A के एच में, 51A के आई में, 51A के में, या इनमें से कोई नहीं। जो ये दोस्तों 51A है ये अनुच्छेद दिए गए हैं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के एच में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, 5, 3, 7 या 2। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग जो है सरकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें पहला अंग आपका विधायिका होता है, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो तीनों के तुमने याद रखिएगा, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तरुण सागर या राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और बता दें सन 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर में की थी। कहाँ पर भैया, बेलूर में इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा के बेलूर गांव से इसकी जो है स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है। तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 48। तो राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब देश भर में डैश प्रतिनिधित्व मुंबई में मिले थे। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा। 100, 150, 78, 72। तो बता दें कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में जो है मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, जिसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। तो बताइए दोस्तों किस शासक द्वारा जो है यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया गया था। शेरशाह सूरी, अकबर, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर बनेगा शेरशाह सूरी द्वारा जो है इस पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस तारीख को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस तारीख को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1942 में, 1944 में, 1948 में या 1946 में। तो बता दें दोस्तों भारत में कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1946। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के प्रबंधन का स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 26 जो है इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो बताइए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी। ऑप्शंस हैं बंगाल और मद्रास, दूसरा है बंगाल और बिहार, तीसरा है मद्रास और बिहार, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और बिहार से जो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, इसकी शुरुआत 1793 में की गई थी। ठीक है, कब भैया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भू स्वराज के लिए एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और यह प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्रों में जो है लागू की गई थी। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ भैया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस अर्थात वाराणसी के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। और किसके द्वारा, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। तो बताइए भैया, इनमें से हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक कौन है। पहला कह रहा है ट्राइटियम, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है जीनान और लास्ट कह रहा है थोरियम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक ट्राइटियम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला कह रहा है राहुल क्या जा रहा है, दूसरा कह रहा है राहुल क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है राहुल क्या सोच रहा है और लास्ट कह रहा है राहुल क्या लिख रहा है। तो इन चारों में देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। ठीक है, राहुल क्या कर रहा है, सॉरी राहुल क्या जा रहा है, यही आपका गलत दिया हुआ है। इसका सही रूप होगा राहुल जा रहा है, जो है इसका सही रूप होगा। तो यही आपका अशुद्ध दिया हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन से जो है वाक्य में मुहावरा संबंधी जो है अशुद्धि दी गई है। पहला कह रहा है पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, ये आपका सही दिया है। दूसरा कह रहा है पुलिस को देखते ही सुरेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है अकेली संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है, ये आपका सही है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये भी सही है। तो आपने देखा दोस्तों, ए, सी और डी आपके सही दिए हैं, परंतु आपका बी वाला गलत दिया है। इसका सही रूप होना चाहिए पुलिस को देखते ही सुरेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी या उड़ गई। ठीक है, यही इसका सही रूप होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में पाल वंश का की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए दोस्तों, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस कह रहा है रामपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है धर्मपाल और लास्ट कह रहा है इंद्रपाल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पाल वंश की जो है स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप उदक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला कह रहा है पर्णहरिम, दूसरा कह रहा है फ्लोएम, तीसरा कह रहा है जाइलम और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जाइलम, जो है जल और खनिज पोषकों को जो है तना और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से पट्टकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। तो बताइए दोस्तों, पट्टदकल में जो है जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। पहला कह रहा है चालुक्य, दूसरा कह रहा है हर्यक, तीसरा कह रहा है चोल और लास्ट कह रहा है राष्ट्रकूट। तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश
के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए भैया स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? निर्मल, कोमल, नीरज या नीरद? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची जो है निर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस शासक को द्वितीयक अशोक के नाम से जाना जाता है? तो बताइए भैया किस शासक को द्वितीयक अशोक के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, महेंद्र वर्मन को, सिकंदर को या कनिष्क को? तो राइट आंसर बनेगा द्वितीय अशोक के नाम से जो है कनिष्क को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है घूमने फिरने वाला साधु के लिए वाक्यांश का एक शब्द होगा। तो बताइए घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहा जाता है? परिव्राजक कहा जाता है, योगी कहा जाता है, तपस्वी कहा जाता है या पर्यटक साधु कहा जाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं फार्मिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल, टायटेरिक अम्ल और लास्ट कह रहा है कार्बनिक अम्ल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर में एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा एक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बताइए दोस्तों मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22, 27, 18 या 25? तो बता दें मनुष्य के हाथ में जो है 27 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 27। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कांगो ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए भारत की पहली चेरी कांगो ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? पहला कह रहा है श्रीनगर से लद्दाख, दूसरा कह रहा है कटरा से बांद्रा टर्मिनल, तीसरा कह रहा है जम्मू से कानपुर सेंट्रल और लास्ट कह रहा है श्रीनगर से मुंबई टर्मिनल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कटरा से बांद्रा टर्मिनल के बीच में यह ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य जो है यह समान नागरिक संहिता को जो है लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, दूसरा है आगरा, तीसरा है नई दिल्ली और लास्ट कह रहा है लखनऊ। तो बताइए दोस्तों भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को जो है राज्य पुलिस में जो है कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 15%, 22%, 20% या 10%? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 20% का आरक्षण जो है पूर्व अग्निवीरों को दिया गया है पुलिस बल में। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? अर्थात जो स्वर्ण पदक हैं उनको मिला करके कुल कितने पदक जो है भारत के द्वारा इस
चैंपियनशिप में जीता गया है? तो पहला कह रहा है 30, दूसरा है 25, तीसरा है 24 और लास्ट कह रहा है 22। तो इस चैंपियनशिप में कुल जो है भारत को 24 पदक मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनवरी 2025 तक कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इस योजना को जो है 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बता दें, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में जो है शुरू किया गया था। कब भैया? वर्ष 2016 में इसको शुरू किया गया है। अब जो है इसका 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है आभार, दूसरा है नदी, तीसरा है भाषा और लास्ट है दया। तो इन चारों में से आभार जो है शब्द पुल्लिंग है, बाकी आपके सभी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर की किस स्थान पर खोलेगा? तो बताइए किस स्थान पर जो है भारतीय कॉर्पोरेशन कार्य संस्थान खोला जाएगा? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है शिलांग और लास्ट कह रहा है गुवाहाटी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिलांग में जो है खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्तों, भारत कैंसर जीनोम एटलस किस आईआईटी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? पहला कह रहा है आईआईटी हैदराबाद, दूसरा है आईआईटी मद्रास, तीसरा है आईआईटी रुड़की और लास्ट कह रहा है आईआईटी कानपुर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आईआईटी मद्रास द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए किसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पहला कह रहा है फिलेमोन यांग को, दूसरा कह रहा है एनालेना बेयरबाक को, तीसरा कह रहा है एंटोनियो गुटेरेस को और लास्ट कह रहा है हेल्गा हेगड़े को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एनालेना बेयरबाक को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? पहला कह रहा है हरियाणा में, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और लास्ट कह रहा है सिक्किम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मणिपुर राज्य में सबसे ज़्यादा जो है अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान करें। तो दोस्तों, एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में जो है राजधानियां दिया है और सूची सेकंड में जो है संबंधित देश दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका मिलान करते हैं। तो पहला है विडहाक। तो विडहाक जो है नमीबिया की राजधानी होती है। ठीक है, तो ये एक का दूसरे से। अगला कह रहा है आक्रा। तो आक्रा जो है घाना की राजधानी होती है, तो दूसरे का यानी बी का तीसरे से। और अगला कह रहा है नैरोबी। तो नैरोबी का संबंध जो है केन्या से हो जाएगा, अर्थात केन्या की राजधानी जो है नैरोबी होती है। अगला है लुसाका। तो लुसाका की राजधानी जो है जम्बिया होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। जम्बिया की राजधानी लुसाका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिख, जैन, बौद्ध या पारसी। तो यह त्यौहार जो है सिख लोगों के द्वारा मनाया जाता है, अर्थात सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह त्यौहार मार्च के महीने पर मनाया जाता है सिख समुदाय द्वारा, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का जो है प्रावधान के बारे में संबंध रखता है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 80, दूसरा है अनुच्छेद 81, तीसरा है अनुच्छेद 79 और लास्ट है अनुच्छेद 49। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 79 जो है इसका प्रावधान के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और लास्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो यह जो है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरन के लिए जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है। तो बताइए भैया, लाई हरोबा भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। पहला कह रहा है बिहू, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है सत्रिया और लास्ट कह रहा है उड़ीसी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मणिपुरी जो है नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कालिदास पुरस्कार सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और लास्ट कह रहा है मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, कालिदास पुरस्कार किस राज्य द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। और बता दें इसकी शुरुआत जो है 1980 में की गई थी। कब भैया, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए दोस्तों, सार्क की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन हैं 1980, 1988, 1985 या 1995। तो सार्क की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर भैया, काठमांडू में स्थित है। और वर्तमान में जो है इसके 8 देश जो है सदस्य हैं सार्क के। कितने भैया, 8 देश। और 8वां देश जो है अभी नया 2004 में बना है, जो अफगानिस्तान के रूप में बनाया गया है। ठीक है, इसमें शामिल होने वाला 8वां देश अफगानिस्तान है, तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो बताइए दोस्तों, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। पहला कह रहा है आर.के. नारायण, दूसरा है अरुंधति राय, तीसरा है विक्रम सेठ और लास्ट कह रहा है चेतन भगत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर.के. नारायण जो है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा जिला जो है उत्तराखंड का तिब्बत की सीमा से सीमा साझा नहीं करता है। तो पहला कह रहा है चमोली, दूसरा कह रहा है उत्तरकाशी, तीसरा है अल्मोड़ा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो बताइए भैया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, 11 जुलाई को, 25 जनवरी को या 5 मई को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए अब इतना ही। यहीं तक आज के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।